आज हम बात करने वाले हैं देश के बड़े कौभांड यानी नीरव मोदी के बारे में, जिसने पीएनजी बैंक को बहुत बड़ा चूना लगाकर विदेश में भाग गए। तो चलिए आज सुनते हैं नीरव मोदी के कौभांड के पूरा सच A to से लेके Z तक। 7 में फरवरी में 1971 में पालनपुर गुजरात के अंदर नीरव मोदी का जन्म होता है, जिसका नाम होता है नीरव मोदी। यहीं से शुरू होती है कहानी। नीरव मोदी जब 1 साल का होता है तब उनका पूरा का पूरा परिवार शिफ्ट हो जाता है बेल्जियम में। उसके बाद आगे चल के नीरव मोदी जब 8 साल के होते हैं तो उनकी जो मदर होती है कुछ कारणों से सुसाइड कर लेती है, जान दे देती है। अभी इसके कुछ टाइम बाद जब नीरव मोदी बड़े हो जाते हैं तब ईयर 1980 यूएस में पढ़ाई करने चला जाता है। वहाँ पर उसका मन नहीं लगता क्योंकि वो बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि 1 साल के अंदर ही ड्रॉप आउट करके रहने की ईयर 1989 में ये अपने मामा यानी मेहुल चोकसी के पास चले आते हैं बॉम्बे। और इस टाइम पर तक गीतांजलि था ब्रांड था, वो बहुत ही बड़ा बन चुका था। 4000 करोड़ से ज़्यादा उसके स्टोर खुल चुके थे पूरे इंडिया में। जैसे आप सुनते नक्षत्र, गीली, ऐसे बहुत सारे जो होते स्टोर वहाँ खुल जाते हैं, जो मेहुल चोकसी के अंडर ही आते हैं। अपने मामा मेहुल चोकसी के पास नीरव मोदी मुंबई पहुंच जाते हैं। इसी गीतांजलि और बाकी डायमंड में काम में लग जाते हैं। फिर आगे चल के अपने इसी बिजनेस के साथ और अपने मेहुल मामा के साथ बहुत सारे बैंकों मामू बनाते हैं। नीरव मोदी अपना काम और सब कुछ उन मामा के साथ सीखता है और आने वाले कुछ साल यानी 9 साल में बहुत ही ट्रेंड हो जाते हैं। उसका एक एक चीज मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा, जैसे ज्वेलरी और डायमंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इसमें नीरव मोदी की महारत हासिल कर देते हैं। और फिर 9 साल बाद यानी 99 में नीरव मोदी 5 स्टार डायमंड नाम के रो डायमंड का अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करता है। और इतना ज़्यादा माहिर हो जाता है नीरव मोदी इस लाइन में कि उसने बहुत ही कम टाइम में अपना बिजनेस बढ़ा देता है। जितने भी डायमंड के बिजनेस कर रहे थे हर कोई लो डायमंड ट्रेड कर रहे थे, लो डायमंड ट्रेंड कर रहा था। और नीरव मोदी इसमें बहुत सारे माहिर बन गया था। और नीरव मोदी और इस फायदा उठाकर बहुत बड़ा स्कैम करता है। रो डायमंड ट्रेड करता है। एक चीज़ थी कि उसको लेने के लिए बाद जो बायर होता था उसका रो डायमंड के तराशना होता था, यानी सेफ और पॉलिश के लिए अलग से टीम रखनी पड़ती, यानी कर्मचारी रखने पड़ते। इसमें नीरव मोदी ने क्या किया, बायर्स जो थे उससे बात करी, जो रो डायमंड थे वो ऑफर करता था, उसके साथ इसने बायर से कह दिया अगर आप हमारे वहाँ से रो डायमंड खरीद लोगे तो आपको अलग से डायमंड का यानी कि पॉलिश वगैरह करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अलग से। हाँ, और कर्मचारी भी अलग से रखने की जरूरत। आप हमसे रो डायमंड खरीदिए और हम आपको खुद को पॉलिश करके डायमंड देंगे, यानी हम और टीम से रखने से और सस्ता पड़ेगा। इस वजह से बहुत सारा फायदा भी होता था पर्टिकुलर डायमंड के लिए। लेकिन फिर जैसे जैसे
टाइम होता है, इंडियन और चाइनीज का जो कंपनीज होती है जो डायमंड में ट्रेड कर रही थी, उन्होंने सेम फैसिलिटी देना शुरू कर दिया था। जो एडवांटेज था नीरव मोदी का, वो चला गया था चाइनीज के पास। लेकिन नीरव मोदी नहीं रुके। उसके बाद नीरव मोदी का जो ग्राफ था धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था, ना कि नीचे आ रहा था। उसके ईयर 2005 में यूएस की डायमंड रिंग की रिटेल कंपनी को फेडिक गोल्ड से नाम से इसको नीरव मोदी ने खरीद लिया था, यानी एक्वायर कर लिया था। नीरव मोदी के धीरे धीरे नाम बढ़ने लगा था जब वो इस तरह से कंपनी से एक्वायर कर रहा था। फिर इसके बाद 2 साल बाद 2007 में नीरव मोदी ने सैनबर्ग्स, दूसरे कंपनी थी एफ्री, ये 2 बड़े डायमंड कंपनी के साथ खरीद लिया। अब आप इसके बाद क्या होता है, 2009 का शुरू होता है, यानी इस टाइम पे नीरव मोदी ने फ्रेंड होता, उसको एक ईयर की पेयर यानी एक इयररिंग का डिजाइन तैयार करवाना था। इसके लिए वो अपने दोस्त नीरव मोदी के पास जाता है, बोलता है कि मुझे एक ईयर का डिजाइन चाहिए। पर उससे पहले नीरव मोदी ने ज्वेलर्स की डिजाइन नहीं की थी, खाली डायमंड्स की जो ट्रेडिंग होती है उसमें ही था, ना कि वो डिजाइन कर रहा था। लेकिन अपने दोस्त के कहने पर उसने खुद एक ईयर रिंग थी उस डिजाइन की करता है, और जो ईयर्स के डिजाइन है और उसके दोस्त को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं ना, दोस्त खुश हो जाता है। पर वो ये जो टाइम था जो नीरव मोदी को लगने लगा था कि ज्वेलरी की जो डिजाइनिंग में हम घुस सकते हैं, वो इसके बारे में बहुत दिनों के बारे में सोच रहा था। इसके 1 साल के बाद मेहनत करता है, सर्च करता है। फिर उसके बाद साल 2010 में एक एक्सपेरिमेंट करता है हैदराबाद एक अंदर गोल्ड लूना माइन से, काफ़ी मशहूर है वो, बहुत ही सारे मशहूर माइन है वो। जो मशहूर माइन है वो डायमंड के लिए निकल आता है वहाँ से। तो नीरव मोदी की यहाँ से स्कैम चालू होता है और नीरव मोदी यहाँ से डायमंड निकलता है, ऑस्ट्रेलिया से जाते। इस डायमंड की खास बात है कि किंग्स के डायमंड्स निकलते हैं। इन दोनों माइल्स को, डायमंड को यूज करके नीरव मोदी ने बहुत सारा यूनिक नेकलेस बनाया था, जिसका नाम था गोल्ड कोंडा लोटस नेकलेस नाम दिया था। और इस नेकलेस को उसने हराजी में बेचना शुरू कर दिया। और जो नेकलेस था वो सबको पसंद आ रहा था। पूरे वर्ल्ड में इसका नेकलेस के बारे में बातें हो रही थी। फिर एक फेमस ब्रिटिश ऑक्शन होता है, और ऑक्शन बहुत बड़ी लेवल में होता है, जो वर्ल्ड में फाइन होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड आज फाइन होता है, जो लग्जरीज आइटम होते हैं उनका ऑक्शन करवाता है। जब उसका कंपनी का इस नेकलेस के बारे में पता चलता है, तब उसके बाद क्या 12 कैबिन कोड लोटा कमांडर्स को जो हार था, जो नीरव मोदी ने बनाया था, सेम ईयर यानी 2010 में उसका एक ऑक्शन करवाता है। जो ये ज्वेलरी होती है वह हांगकांग में होता है, उसी में से उस नेकलेस को लगाया जाता है। उस नेकलेस को लेके बहुत सारे मारामारी हो रही थी। वो 16 करोड़ 29 लाख ये नेकलेस बिक रहा था। इस घटना के बाद नीरव मोदी जो नाम था वो
जो ज्वेलर्स या ज्वेलरी दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा हो गया था। इससे पहले नीरव मोदी को सिर्फ डायमंड का मर्चेंट ही समझते थे। इस ऑक्शन में नीरव मोदी का जो हार तो था इतना महंगा बिका था, इसकी वजह से नीरव मोदी का जो स्टेटस था जो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी बहुत बड़ा हो गया था। इस टाइम पे क्या था, क्रिस्टीज के कैटलॉग कवर पर उनका बहुत नाम था होता था। ये जो कैटलॉग कवर था इसमें नीरव मोदी का बनाए हुए नेकलेस की फोटो आती है। पहली बार होता है कि कार्टियर हेयर वैन क्लेर, ये जो लग्जरी ज्वेलरीज बनाने वाले ब्रांड होते हैं, इनकी जगह क्रिस्टी कैटलॉग कवर में इंडियन ज्वेलर्स का नाम आता है, उसकी फोटो लगती है। इस घटना के बाद नीरव मोदी ने ये जो उसके फेम मिला था उसने उसका फायदा उठाया। 2010 में अपने खुद के नाम पे यानी नीरव मोदी के ब्रांड बना के लॉन्च कर दिया। नीरव मोदी सबसे पहले स्टोर दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में खोला था और आगे जाके बॉम्बे का काला घोड़ा जो एरिया होता है वहाँ पे जाके उसने एक स्टोर खोला। इस टाइम नीरव मोदी खुद के डिजाइन कर रहे हुए डायमंड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी, बेचना शुरू कर दिया था और दुनिया भर में जितने भी ऑक्शन होते थे वो वहाँ पे पूरी डिजाइन जो ज्वेलरीज होती है उसके ऑक्शन के लिए रेडी करवाता था। इसका एक कारण था, बढ़िया चल रहा था कि इसने इंडिया के बाहर न्यूयॉर्क, लंदन जैसे शहरों में यानी बड़े शहरों में वहाँ जाके 17 जैसे स्टोर खोल दिए, जिसके इंडिया के अंदर मनीष मल्होत्रा, सरदेसाई चिप्स, इनका नाम इसी तरीके से नीरव मोदी का नाम डिजाइनर ज्वेलर्स में पूरे वर्ल्ड में फेमस होने लगा। लेकिन नीरव मोदी जितना रुकने वाला नहीं था, इसके यार इससे कहीं ज़्यादा बड़े थे। इस टाइम पर ऐसा हो गया था, नीरव मोदी जो ज्वेलरी से डिमांड थी बहुत सारा बढ़ गई थी कि डिलीवरी वो टाइम से दे नहीं पा रहा था। जो डायमंड के बिजनेस होते हैं पैसा बहुत होता है, लेकिन उसमें पूरे स्कैम की नींव रखी जा रही। अब आता है असली मुद्दा। जो नीरव मोदी ने जो स्कैम किया था उसको समझने के लिए हमें 2-3 बेसिक चीज़ें समझनी पड़ती है। जैसे डायमंड इंडस्ट्री है, इसमें ट्रेडर्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, काम कैसे करता है, इसके अंदर रूल्स नियम क्या है, तो आप एक्सेल में समझ पाओगे कि नीरव मोदी ने किस पर्टिकुलर रूप को पकड़ के पूरा एक स्कैम किया है। चलो ये मान लीजिए कि आप डायमंड का बिजनेस कर रहे हैं, जो ज्वेलरीज वगैरह बनाते हो इंडिया के अंदर, तो आपको इंडिया के बाहर यूके में डायमंड एक्सपोर्टर है उससे डायमंड मंगवाने पड़ते हैं। वो लोग इंडिया आते हैं, वो आपके पास पैसे है, आप पैसे ट्रांसफ़र करो, डायमंड के वहाँ पास पहुँच जाएगा। तो ये सिंपल रूल है, यानी सिंपल रूल है कि आप पैसे दोगे डायमंड पहुँच जाएगा। लेकिन आप मान लो आपके पास पैसा नहीं है, जैसे नीरव मोदी
के पास पैसे नहीं थे। उसके बाद डायमंड की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, लेकिन नीरव मोदी के पास पैसे नहीं थे। डिमांड बहुत थी मगर पैसे नहीं थे, जिसके वजह से नीरव मोदी सप्लाई नहीं कर रहा पाता। तो ऐसे केस में डायमंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनके पास लोन लेने के लिए ऑप्शन होती है, लेकिन इनका लोन लेने का तरीका अलग होता है, नॉर्मल की तरह नहीं होता। जैसे हम लोग लोन लेते हैं, अप्लाई करते हैं, लोन मिल जाती है, ठीक है। बैंक में जाओ, अप्लाई करो और बैंक आपको लोन दे देती है और पैसा आपको दे देती है, और आप जो पैसा करना है बिजनेस में वो होता है। लेकिन जो बाहरी बिजनेसमैन डायमंड से जुड़े हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऐसा नुकसान होता है, क्योंकि इंडियन बैंक से लोन लेने पे एक तो इंटरेस्ट यानी ब्याज बहुत ज़्यादा लगता है, फॉरेन एक्सचेंज कराओ उसमें पैसे कम हो जाते हैं, पूरे प्रोसेस में आपको बहुत सारा नुकसान होता है और प्रॉफिट बहुत कम होता है। ऐसे केस में जो बिजनेस ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेन के जो बैंक होते हैं जहाँ से उनको डायमंड मंगवाना है जैसे इंडिया में, तो उसके वहाँ से लोन लेते हैं। पहली चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट सुनकर बहुत ही कम होता है एज अ कंपेरेटिव इंडियन बैंक। दूसरी चीज है तो फॉरेन एक्सचेंज से करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि विदेश से लोन मिल रहा है वहीं से ले लो, और प्रोसेस भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी, बाहर का फॉरेन बैंक जो इंडियन में बैठे ट्रेडर के ऊपर कैसे विश्वास करके लोन दे, क्योंकि इस चीज़ को निपटने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। उस सिस्टम क्या है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो यूके का डायमंड नेकलेस एक्सपोर्टर है और आपको उससे डायमंड्स मंगवाने पड़ते हैं इंडिया के अंदर, और आपके पास पैसे नहीं है, आपको डिसाइड किया है लोन लेंगे, और क्योंकि फॉरेन बैंक जानता नहीं है तो आप इंडियन बैंक के पास जाओगे, इंडियन बैंक को फॉरेन बैंक से बात करके आपकी गारंटी यानी बैंक आपकी गारंटी लेंगे, उसके बाद फॉरेन बैंक आपको लोन लेगा। तो इस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ होती है वो मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। उसके बाद जो आपके बाद पूरा जो स्कैम किया है यानी पूरा सर्कल बनाया है वो आपको समझ में आएगा। तो मान लो इंडिया में बैठे हो, डायमंड के व्यापारी हो, आपको लोन थ्रू यूके से लोन डायमंड मंगवाना है, तो सबसे पहले आप इसमें यूके का जो डायमंड एक्सपोर्टर है उसको ऑर्डर रिक्वेस्ट भेजोगा, मुझे इतने डायमंड चाहिए, और इसके बाद यूके का एक्सपोर्टर इनवॉइस बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेज देगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स है यूके के एक्सपोर्टर आपको भेजे हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स क्या आप इंडिया के लोकल बैंक में जाओगे, पीएनबी का एग्जांपल ले रहे थे जिसमें मोदी ने स्कैम किया था, ये आप पीएनबी के बैंक में सबमिट करोगे और आप बताओगे उनको कि यूके के डायमंड खरीदने के लिए इसके लिए हमें 100 करोड़ चाहिए, यानी बहुत सारा पैसा, 100 करोड़ के बायर्स ट्रेडर्स चाहिए। अब यहाँ से पीएनबी आपसे कहेगा ठीक है
हम आपकी गारंटी लेके फॉरेन बैंक से बात कर लेंगे, लेकिन आपकी गारंटी हम तब लेंगे तब आप 100 करोड़ में बदले में कोई सिक्योर गारंटी दोगे, या कोई प्रॉपर्टी प्रेफर दोगे, या कोई एफडी दोगे, या कोई गारंटी दोगे, या कंपनी के कुछ शेयर हमें दोगे, ये आपको हमको गिरवी रखने पड़ेंगे। उसके बाद ही हम आपकी गारंटी लेते हैं, तो नॉर्मल प्रोसेस में होता है, क्योंकि कल को आप दे नहीं पाओगे, पीएनबी को खुद भरना पड़ेगा अपने जेब से, इसलिए अपने सिक्योरिटी मांग रहा है। इसके बाद आप मान लो सिक्योरिटी, आप उसको सिक्योरिटी दे देते तो पीएनबी बैंक पूरी प्रोफाइल चेक करेगी, आप क्या हो, आपका क्या अकाउंट है, आप क्या बिजनेस कर रहे थे, आपके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, ये सारी चीज़ें चेक होती है। अगर ये सारी चीज़ें सही निकलेगी तो आपको एज इम्पोर्टर इन इंडिया 100 करोड़ का बायर्स क्रेडिट का अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे आप सारी चीज़ें सही निकल जाएगी तो आपको अप्रूवल मिल जाता है। आपको इसके बाद ही जो पीएनबी बैंक है, ये यूके की बैंक, जहाँ से जो डायमंड आने हैं उसको स्विफ्ट एक मैसेज डालेगी, यूज़ करेगी, यानी LOU लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देगा। बेसिकली LOU एक तरह से गारंटी होती है जो कि पीएनबी दे रही है फॉरेन बैंक को कि आप इंडिया के जो बंदा है, मैन है, उसको आप लोन दो, उसकी गारंटी हम लेंगे। अगर वो बिजनेसमैन वो लोन नहीं देगा, हम बैठे हुए हम देंगे आपको लोन, हम आपको लोन देंगे, ठीक है। ये जो सारे जो डिस्कशन होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कोई आदमी जाता है उनको बोलता है करता है, सिर्फ मैसेज थ्रू ही सारे प्रोसेस होते हैं। इसमें हम हर डिटेल्स होती है, बारी बारी से बात होती है, कैसे कर रहा है वो इंसान, क्या कर रहा है, उसका पोजीशन क्या है, वो कितना अमाउंट अप्लाई कर रहा है, किस चीज़ के लिए भी कर रहा है। सिर्फ मैसेज थ्रू ही आप वापस में फॉरेन बैंक और पीएनबी बैंक ये दोनों के साथ बातचीत होती है। ये सब सारी चीज़ें सही हो जाती है, पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है जब पीएनबी बैंक जो होता है LOU के फॉरेन बैंक को देता है। जैसे यूके के LOU मिलता है यानी फॉरेन बैंक को, जो फॉरेन का यूके का फॉरेन बैंक क्या करता है, यूके का बैंक क्या करता है, जो फॉरेन को नीरव मोदी को लेने हैं, जो फॉरेन बैंक है उसके जो डायमंड जो होते हैं वो प्रोसेस में डाल देता है। बस एक छोटी सी चीज़ और ऐड होती है, यूके का जो बैंक होता है एक डायरेक्ट यूके का डायमंड नेकलेस एक्सपोर्टर उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि पीएनबी का एक अकाउंट होता है यूके के अंदर, हर बैंक का होता है, चाहे कोई भी बैंक ले, SBI, पंजाब ले लो, बैंक ऑफ बड़ौदा ले, सबके इंडिया के बैंक जो होते हैं वो बाहर, जो इंडिया के बाहर जो बैंक होते हैं वहाँ अकाउंट होते हैं, उसको नॉन स्टॉक अकाउंट कहते हैं। जो यूके का बैंक है जो पीएनबी के नॉट 100 अकाउंट में पैसे डालता है, यानी पीएन के अकाउंट में 100 करोड़ आ जाता है, और जो पीएन की नॉन स्टॉक अकाउंट है जो यूके का जो लेने हैं फॉरेन से डायमंड उसको दे देगा। उसके बाद फॉरेन वाला जहाँ से डायमंड लेना है वो डायमंड इंडिया भेज देगा। सेम इसी तरीके से लोन का जो अमाउंट होता है रिटर्न किया जाता है,
इंटरेस्ट ब्याज के साथ। तो देखिए, कहने का बात ये है, इसके पूरे केस में पीएनबी है लोन दे नहीं रहा, पीएनबी बैंक लोन नहीं दे रहा है, पीएनबी गारंटी ले रहा है नीरव मोदी की। इन केस इंडिया में बैठा हुआ व्यापारी अगर किसी वजह से फॉरेन बैंक को लोन नहीं चुका पाया तो पीएनबी बैंक को यानी पीएनबी को बैंक को पैसा देना पड़ेगा। अगर पीएनबी इतनी सारी सिक्योरिटी इसलिए लेता है कि क्योंकि इसके बदले में पीएनबी को कमीशन यानी कट मिलता है। अगर समझ लो कोई व्यापारी पैसा नहीं दे पाया तो सिक्योरिटी उसका ऑलरेडी ले रखी है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर वो लोन चुका देंगे। यानी हर तरह से पीएनबी बैंक सिक्योर रहता है और कमा भी लेता है। लेकिन उसको एक चीज़ का ध्यान रखता है, लेकिन वो किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी ना ले जिसकी लोन चुकाने के लिए हिम्मत ना हो, या तो फिर सिक्योरिटी कोई फ्रॉड ना हो, जैसे कीमत ना हो, जैसे 100 करोड़ का लोन है 200 करोड़ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये सारे जनरल बैंक का सिस्टम होता है। एक चीज़ समझने वाली बात है, बस ऐसे ही बैंक को सारा ध्यान रखना पड़ता है। किसी को भी बैंक को बैंकिंग सिस्टम को इसके अंदर मेंटेन रखना पड़ता है सारे रिकॉर्ड, और जो बैंक जो है उसके ऑलरेडी ऑडिट भी करवाता है कि सही है कि नहीं, कि टाइम टू टाइम, क्योंकि सब प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, कोई लूट तो नहीं चल रही। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है हर बैंक में सारे बैंक का रिकॉर्ड रखता है। तो LOU जो दिया जाता है इसके केस में स्विफ्ट के थ्रू मैसेज वगैरह सब होता है। तो बैंक इसको कितना LOU दे रहा है, लोन कितना गया है, सारे चीज़ें सिर्फ मैसेज से मेंटेन की जाती है। अरे ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस जो आम लोग, जो ईमानदार लोग करते हैं, जो वापस में भेज भी देते हैं। अब आते हैं नीरव मोदी वाले केस में, क्योंकि उसमें क्या झूल हुआ है। चलो अब देखते हैं। साल 2010 का टाइम था। इसी टाइम पे बॉम्बे के नीरव मोदी ने एक स्टोर था काला घोड़ा के अंदर, वहाँ पे उसी के पास एक पीएनजी बैंक थी। ठीक है, काला घोड़ा के पास पीएनजी बैंक थी, और जो पीएनजी बैंक थी जो काला घोड़ा के पास थी उसमें 31 मार्च 2010 को फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट एक नया डेप्यूटी मैनेजर आता है। उसका नाम है गोकुलनाथ शेट्टी। उसकी पोस्टिंग वहाँ होती है। इसी पर्टिकुलर टाइम पर एक क्लार्क था मनोज खाट्टर, जो पूरा का जो शिफ्ट मैसेज का वो ही इंचार्ज था, जो पूरा शिफ्ट मैसेज इंचार्ज था। ये सारी चीज़ें हो रही थी जब नीरव मोदी के दुनिया भर से ऑर्डर आता था। लेकिन इसके लिए नीरव मोदी ने गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खन्ना को बातचीत स्टार्ट कर दी थी कि मुझे लोन चाहिए। सिर्फ 2011 आते आते नीरव मोदी ने गोकुल शेट्टी को सेट कर दिया यानी कि उसके सारे जाट काट कर दी, कमीशन दे दिया। अब वो क्या साठ काट कर दे, क्या कमीशन दे रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नीरव मोदी का गोकुलनाथ से कहता है, देखो मुझे लोन चाहिए और मेरी कंपनी से LOU रिक्वेस्ट आएगी, वो आपको यानी सही करनी है। उसके बाद आप सिक्योरिटी मांगोगे। तुम्हें एक काम करना है, जब LOU
रिक्वेस्ट आएगी तो उसका अप्रूवर कर देना, लेकिन उसके बदले में सिक्योरिटी दे होगी उतने अमाउंट में कि वो मत लेना हमसे। ये जो नया मैनेजर आया था गोकुलनाथ शेट्टी, शुरुआत में आना चाणक्य और शुरुआत में समझाया कि भाई आप कैसे बात कर रहे हो, ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, हमें हिसाब देना पड़ता है, सबका एक चीज़ होती है, ऑडिटिंग होती है, सारी चीज़ हमें पता चल जाएगी बाहर आएगी तो इस पे नीरव मोदी सबको समझाता है, तुम एक काम करो कि LOU हमारा अप्रूवल कर लो, सिक्योरिटी हमसे मत लेना, पर ये सारी चीज़ें सीरीज के अंदर एंट्री मत करना, यानी अब हमें सिक्योरिटी में नहीं दूंगा मगर एंट्री मत करना, यानी बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के बिना लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देगी PNB को लोन का गारंटर बना दो, बैंक के रिकॉर्ड के अंदर एंट्री मत करो, यानी लोन दे दो पर बैंक के अंदर एंट्री मत करो। इसके लिए मोटी रकम सेट कर दी थी मैनेजर को, दो PNB के ऑफिसर्स, उनके लिए मैनेजर शुरू में आनाकानी कर रहा था लेकिन आगे जाके वो मान जाता है। अभी से कुछ महीने बाद मार्च 2011 में आता है, इस लोग एक डेट सेट करते हैं, PNB को गारंटर माना LOU देने के लिए, और नीरव मोदी उस दिन बॉम्बे की PNB जो ब्रांच है आज प्लान तो बॉम्बे प्लान थे उसके बीच आउट करता है, LOU के लिए अप्लाई करता है, और इसके लिए अपनी कंपनी जिसका नाम था डायमंड RUS इसके थ्रू अप्लाई करता है, और ये जो LOU है अप्लाई करता है, इसमें PNB कहते हैं हांगकांग से अंदर पर इंपोर्ट करना है इंडिया के अंदर, इसके लिए उनको LOU चाहिए, इसके लिए लोन चाहिए, और ये चाहते हैं कि PNB से LOU मिल जाए, यानी कि PNB उनका गारंटेड बन जाए। प्लान हिसाब से ये लोग LOU के लिए अप्लाई करते हैं, और मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खरड़ बिना सिक्योरिटी के लिए LOU पास कर देते हैं, बिना कोई सिक्योरिटी के। इसके बाद हांगकांग वाले PNB के उनके अकाउंट में, जो हांगकांग में अकाउंट होता है, उनके पैसे डाल देते हैं और पेमेंट हो जाती है। ये सब होने के बाद जो बैंकर्स सीरियस जो बैंकर होता है उसके मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी एंट्री ही नहीं करता, यानी कोई एंट्री ही नहीं करता। कहने का मतलब है कि अगर आप नीरव मोदी लोन नहीं देता है या कोई ये पैसे नहीं लौटाता है तो PNB को देना होगा, और PNB के पास कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, यानी सिक्योरिटी टाइम पे कुछ है ही नहीं, मगर बिना सिक्योरिटी के PNB ने LOU दे दिया।